आप लोग संदर्भों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। लालू जी ने क्या कहा था 2010 में, डाकबंगला चौराहे के इर्द गिर्द जो सिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको कब्जा किया जा रहा है। सिया वक्फ बोर्ड के पास इतना अधिकार नहीं है कि उन कब्जों से मुक्ति दिलाया जा सके, इसलिए वक्फ को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जो लालू जी ने आह्वान किया था 2013 में, उसी के अंतर्गत यूपीए 2 की सरकार ने वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाने का काम किया और वक्फ संपत्तियां जो इधर उधर हो गया था उसको लेने के लिए वक्फ को अधिकार दिया था। इसी चीज को तो भाई बीजेपी इसको बजा रही है कि नहीं, लालू जी ने ऐसे बोले थे। भाई ये बीजेपी गलत व्याख्या कर रही है ना। हमने तो उसी दिन अमित शाह ने जो गलत बयानी किया था और 2013 में जो भाषण है उसका संदर्भ का चर्चा कर दिया था, जबकि 2010 में लालू जी ने कहा था। जब सदन को ये गुमराह कर सकते हैं, देश को गुमराह कर सकते हैं गृह मंत्री होकर के, तो ये इस तरह के मामलों में गुमराह करके जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ चलने वाला नहीं है। सारे मुसलमानों को पता है कि लालू जी वक्फ संपत्तियों की देख रेख के लिए वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाने पर जोर दिए थे, ना कि जो अभी ये काला कानून आया है इस तरह के कानून की बात किए थे। 2013 के अमेंडमेंट को आपने इसलिए ख़त्म कर दिया, ये तो अमित शाह ने भी कहा लोकसभा के अंदर कि 2013 में ये कानून नहीं आया होता तो हम 2025 में नहीं लाए होते। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 में आप सत्ता में आ गए, तो 2014 से 19 तक आप सत्ता में रहे, आपने कोई वक्फ अमेंडमेंट एक्ट नहीं लाया। 2019 से 24 तक आप सत्ता में रहे, आपने नहीं लाया। चूँकि जेपी नड्डा ने एक बात कही थी कि जो छोटी पार्टियां हैं उनको हम समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें, तो इसलिए जेपी नड्डा ने इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए, जो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करती थी, मुसलमानों को भी ब्लैकमेल करती थी, उनको एक्सपोज करने के लिए इस बिल को लाने का काम किया। और ये सारे लोग भाजपा के मकड़जाल में फंस गए और स्थिति अब ये हो गई है कि ना इनसे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ये लोग भाजपा की, जदयू को तो इशारा नहीं कर भाई ये तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि जनता दल यू, तेलुगु देशम, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अजीत पवार, जयंत चौधरी, ये लोग खुद को सेकुलर कहते रहे और कहते थे कि हमसे ज़्यादा कोई मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है। आपने यही काम किया कि मुसलमानों के लिए जितना काम किया उसको एक कानून बना करके सारे के सारे आपने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गैर संवैधानिक कार्य किए गए हैं उसके साथ खड़े हो गए और वक्फ संपत्तियों को उन लोगों को देने का अधिकार दे दिया जो अपने उद्योगपति मित्र को देना चाहते हैं। वक्फ संपत्ति क्या है, इसको थोड़ा बढ़िया देखिए, वक्फ संपत्ति ये है कि कोई भी जो व्यक्ति, हम अपने धार्मिक कार्य के लिए अपनी संपत्ति को धर्म के लिए, वक्फ का मतलब होता है दान करना, समर्पित कर देना। तो हमने समर्पित कर दिया कि हमारे ये ज़मीन पर मस्जिद बनेंगे, हमारे ज़मीन पर मदरसा बनेंगे, यतीम खाना बनेंगे, हमारे ज़मीन पर उस वक्त डीड में लिखा होता है और उसी के अनुसार काम होते हैं। तब वक्फ जिसने किया है उसका भी अधिकार नहीं रह जाता है, वो वक्फ होता है अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर, भगवान के नाम पर, और आप उसको लाभ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लाभ लेना चाहते हैं। जो अल्लाह की ज़मीन हो जाती है उससे लाभ नहीं होता, उसमें इबादत होता है, उसमें लोगों के द्वारा जो दान जिस चीज़ के लिए दिए गए हैं उसका उपयोग होता है। लेकिन आप उसको लाभ की दृष्टि से दिखवा रहे हैं और लाभ से आप कहीं ना कहीं धार्मिक आज़ादी छीनना चाहते हैं। लाभ के नाम पर आप मुसलमानों में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। मुसलमान को पता है कि हमारे मजहबी आज़ादी को छीनने वाली ये सरकार है और ये जो आर्टिकल 25, 26, 14, 15 का वायलेशन किया है, ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाकर के काम किया है। इसलिए ये मामले राष्ट्रीय जनता दल भी कोर्ट में गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई जब करेगा तो सारे फैक्ट एंड फिगर सामने आ जाएंगे और ये मामले जो केंद्र सरकार ने लाया है ये कोर्ट में नहीं टिकेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को किसी को भी छीनने का अधिकार नहीं है। लास्ट सवाल है कि राहुल गांधी जी आज बिहार आए हैं, अभी वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, इस पर आप लोग की तरफ से क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक जो अब कानून का रूप ले चुका है, जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने
स्पष्ट रूप से कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में उसको लागू नहीं होने देंगे जी और उस बिल को कूड़ेदान में डालने का काम करेंगे, जी क्योंकि ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था धारा 26 का उल्लंघन है, जिसमें धार्मिक रूप से किसी भी धर्म को अपने प्रबंधन के लिए उसी धर्म के लोगों को उस कमेटी में रहना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया है, उसमें 2 गैर मुस्लिम को रखने की अनुमति प्रदान कर दी है जी और साथ ही साथ उसमें जिस तरह से इन्होंने 5 साल का प्रतिबंध जी लगाया है और उसमें जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात की है, जी ये कहीं से उचित नहीं है। और वक्फ के जो कार्य हैं उसको देख रेख में ये चर्चा करते हैं कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए, जी पसमानदा मुसलमानों के लिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 3 पॉइंट बता दें जी कि इससे पसमानदा मुसलमानों को कौन कौन से फ़ायदे होंगे और महिलाओं को कौन कौन से फ़ायदे होंगे। जो भी वक्फ की संपत्ति है वो धार्मिक कार्यों के लिए होता है, उसको आर्थिक दोहन का साधन नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जो देश में केंद्र की सरकार है, ये अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और सबको पता है कि जो एंटीलिया बिल्डिंग है अंबानी का, वो यतीमखाना की ज़मीन पर बना हुआ है। ये कहते हैं कि यतीमों को हम फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपने उद्योगपति मित्र से उस ज़मीन को जो वक्फ की संपत्ति है उसको ले करके क्यों नहीं यतीमों के बीच देने का काम करते हैं। आपके उद्योगपति मित्र फ़ायदे में रहें। और आपको भी पता है कि जब तक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था तो कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामले चल रहे थे, किसी दिन फैसला उनके प्रतिकूल आ जाता तो उसको रोकने के दृष्टिगत इन्होंने इस तरह का फैसला लिया। लेकिन चाहे जितना भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, ये जो संविधान और संविधान के इतर जा कर के इन्होंने कानून का रूप दिया है, ये टिकने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह से 3 काला कानून कृषि के लिए लाया था, उसी तरह का ये कहीं ना कहीं ख़ास तौर से मुसलमानों को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, उनके धार्मिक आज़ादी को छीनने के लिए ये काला कानून लाया गया है। और इस तरह के कानून को इसमें तो जिसे वो बताया था कि जो वक्त का जो जो ज़मीन है जिसका कोई मतलब ऐसा कागज़ नहीं है, उसके लिए मतलब क्या उसका जो भी जो आय होगा वो जो गरीब मुसलमान है उसमें खर्च किया मैं जाएगा। पूछना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान वो भी तो ज़मीन है, जी मस्जिद वो भी तो ज़मीन है, मदरसा वो भी तो ज़मीन है, यतीम खाना वो भी तो ज़मीन है, खानका वो भी तो ज़मीन है, किसी का मकबरा वो भी तो ज़मीन है। जी आप उसको क्या कीजिएगा, डिमोलिश कीजिएगा, उससे आमदनी कहाँ से लाइएगा। हाँ, मस्जिद से आमदनी तो होगा नहीं। मस्जिद में अगर दुकानें होंगी तो उसका आप रेगुलेशन बना करके, अगर बेहतर रेगुलेशन बनाते कि जो मस्जिद के अंदर दुकानें हैं, जी जो कब्रिस्तान के बाउंड्री के इर्द गिर्द दुकानें हैं, उसके लिए रेगुलेशन बनाते तो इस समझ में बात आती। लेकिन आपने ज़मीन पर टेढ़ी निगाह रख ली, तो इसका मतलब है कि आपको कब्रिस्तान की ज़मीन कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंबानी और अडानी को देना चाहिए, तो इसके लिए आप इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या और इसका जब कानून नहीं बना जी इस तरह का, उससे पहले ही आपने मस्जिदों में जो खोदने की प्रक्रिया शुरू कर दी, और जो जिस तरह की भाषा कहीं योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, ये तो स्पष्ट करता है ना कि वो एक धार्मिक एजेंडे के तहत परसेप्शन की राजनीति के लिए और ध्रुवीकरण कैसे हो इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। वो इस बात पर खुश होते हैं कि हम किसी धर्म के लोगों के मकबरे पर, मज़ार पर, उनके छतों पर नमाज़ पढ़ने से रोक करके हम चैंपियन हो गए। भाई आप धार्मिक आज़ादी किसी का छीन रहे हैं, फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं। देश के संविधान में ये व्यवस्था नहीं है। आप संविधान के व्यवस्था के खिलाफ जा कर के काम कर रहे हैं। आप किसी का मकान धर्म को देख करके डिमोलिश कर देते हैं। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बार बार टिप्पणी आ रहा है, फिर भी योगी आदित्यनाथ को कानून और देश के संविधान से कहीं मतलब नहीं है। उनको है कि मेरा एजेंडा चलना चाहिए, हम चैंपियन कहलाते रहें, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति देश में अब चलने वाली नहीं है। तो क्या देश के अंदर संविधान 2025 है। में इस चीज को देखने को मिलेगा? 2025 जो चुनाव बिहार देखिए में है। 2025 से पहले जी। जो लोग सो कॉल्ड सेकुलर कहा करते थे, जी मैं पूछना चाहता हूं उनसे ही,
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है, उस समय शहनवाज हुसैन ने भी इस बिल के समर्थन में, जो 2013 में आया था बिल, कि वक्फ संपत्तियों के देख रेख के लिए वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने भी कहा था कि जो सरकार वक्फ की संपत्ति अपने अधीन कर लिया है उसको लौटा दे, ताकि वक्फ बोर्ड मजबूत हो जाए, वक्फ बोर्ड की आमदनी भी बढ़ जाए। 2014 से 2010 में ही जो हमारे सुप्रीमो लालू यादव है, राहुल जी बिहार पहुंचे, राहुल जी क्या कहेंगे? बिहार आ रहे हैं नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर। जो 17 महीने में तेजस्वी जी ने नौकरी और रोजगार दिया और जिस तरह से पलायन रोकने की दिशा में कार्रवाई की, उसको फिर से रोक दिया गया है। तो महागठबंधन के जितने भी दल हैं सब कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि जो नौकरी और रोज़गार महागठबंधन सरकार ने दिया है उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम जनमत बनाने का काम करें और जनता के बीच में जा कर के जो डबल इंजन सरकार है उसको एक्सपोज करें। तो ये एक्सपोज करने के लिए आ रहे हैं राहुल गांधी जी, और कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार एक्सपोज हो गई है, नौकरी के मामले पर, रोज़गार के मामले पर, पलायन के मामले पर। और जो राजेश जी के संबंध में बोल रहे हैं, तो इससे पहले जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अलावरा जी, वो एम्स में जाकर के लालू जी से मिले, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। और कल राजेश जी भी गए थे और कांग्रेस के बिहार के जो CLP के लीडर हैं डॉक्टर शकील अहमद खान, वो भी गए थे। आप लोग राजेश जी के बयान का संदर्भों की चर्चा करते हैं, लेकिन कांग्रेस CLP के जो लीडर हैं डॉक्टर शकील अहमद खान, उन्होंने क्या कहा कि अभी विपक्ष के नेता तेजस्वी जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो कोई भी मुद्दे आते हैं तो तेजस्वी जी के नेतृत्व पर ही हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ कर के आंदोलन, संघर्ष और सदन के अंदर भी बातों को रखने का काम करते हैं। जब हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं तो नया बात कहाँ से आ रहा है? ये बात वही लोग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का खेल चल रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार का फ़ोटो हटा करके भारतीय जनता पार्टी और सरकार के स्तर से नरेंद्र मोदी का फ़ोटो चिपका किया जा रहा है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक ही नीतीश जी का चेहरा ये इस्तेमाल करेंगे, चुनाव के बाद इनका वही हासिल करेंगे जो वहाँ एक नाथ शिंदे का किया। तो वो तो अभी फिलहाल जदयू को भी धीरे धीरे अब पता चल रहा है। देखिए जदयू काम किया भाई, जदयू एलिमिनेट हो चुका है। जदयू जो कल तक नीतीश जी बड़े स्वरों में कहते थे कि हमसे ज़्यादा मुसलमानों का हमदर्द है, उनको बोलते नहीं बन रहा है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी उनको एक्सपोज कर दिया, चंद्रबाबू नायडू को एक्सपोज कर दिया। और जो एजेंडा रहा है JP नड्डा का कि जो हमारे साथ रह करके हमको बार बार तंग किया करते थे सेकुलरिज्म के नाम पर, ऐसे दलों को हम एक्सपोज कर दें ताकि हमेशा हमेशा के लिए इनसे छुटकारा ले लिया जाए।